जब धरती कब तक घूमेगी और लेखक है शावर दैया। शावर दैया ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी। लेखक कौन है? शावर दैया। और शावर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकारक है। किस भाषा के कहानीकारक है? उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विभिन्न कथाओं के साथ उपस्थित हुआ है। इनकी कहानी में राजस्थानी समाज का जो गहरा अर्थबोध और विभिन्न छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य। ये जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा कहानी है? धरती कब तक घूमेगी। लेखक कौन है? और किस भाषा में यह कहानी? और समकालीन भारतीय साहित्य के से यहाँ आभार संकलित है। और इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी अनुवाद कहानीकारक स्वयं ने किया। यानी ये राजस्थानी भाषा में जो कहानी है उसको हिंदी में कन्वर्ट किसने किया है? चलिए देखिएगा कहानी। करे कि यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। महीना करे कि समाप्त होने में कितना दिन बाकी है? सीता ने सोचा और निश्वास छोड़े। सीता इस कहानी का मुख्य पात्र है। कुछ याद आते ही उनका मन भर आया। बैठकर कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते अचानक उसको याद आया कि इस महीना को समाप्त होने में मात्र 2-4 दिन और उसका मन भर आया। भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा। आंख में भी आंसू आ गए और आंसू को पोंछकर उसने सीधे आकाश की तरफ देखा। किस ओर देखा? आकाश की ओर देखा और फिर जमीन खोजने लगी। आकाश की ओर देखकर फिर मन में कुछ सोचने के बाद में वह जमीन को क्या करने लगी? खरोचने लगे। यानी गहरी सोच में पड़ गई और धीरे धीरे जमीन के खरोचने लगे और उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। पृथ्वी और आकाश के बीच में क्या भरी हुई है? घुटन। ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है। और वह सोच रही है कि जिस प्रकार मैं घुटन महसूस कर रही हूं अपने घर में, शायद लगता है ये धरती और आकाश के बीच में वैसा ही घुटन है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। करिए कि मेरे पास में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है। घर में सब कुछ है। संपन्न घर है। बेटे बहुए है। बेटे भी है, बहुए भी है, पोते भी है, उसके बाद में पोतिया भी है। दो हित है, दो दिया है, मिलने के दोनों वक्त रोटी भी मिलती है। कहिए कि मेरा परिवार संपन्न परिवार है। इसमें सब कुछ है। बेटी से लेकर बेटा तक, बहू से लेकर और पोता से लेकर पोती तक सब कुछ है। मिलने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती है। लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। और करेंगे कि सब कुछ मिलने के बाद भी पता नहीं क्या सा अजीब लग रहा है। लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। और सोच रही है कि कुछ ना कुछ क्या है?
पकड़ में चाहे ना भी आए, दोनों वक्त खाना निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। सोच रही है सिर्फ खाना खा लेना और सो जाना ये जिंदगी नहीं होता है। रोटी के अलावा आदमी की कुछ आवश्यकता हुआ करती है। किसके अलावा? रोटी के अलावा। और एक खाना खाने के बाद रोटी भी मिल जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ आवश्यकताएं होती है, अलावा इच्छाएं भी होती है, दुख भोगने के बाद करती है। सीता अपना काला ओढ़ना देकर उदासी हो जाती है। सीता उदासी किसको देकर हो गए? पूछेगा ऑब्जेक्टिव में जे धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता उदासी हो गई किस ओढ़ना को देखकर? उसका रंग कैसा था? काला। वे जीवित थे, किसको कर रहे हैं जीवित है? अपने पति को। किसको कर रही है? अपने पति को कर रही कि वे जीवित थे तब तक सब कुछ ठीक था। घर घर ही प्रतीत होता था। घर क्या था? घर ही प्रतीत होता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल्ला भाव कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उसे चिर पाव में संगीत सा आनंद आता था। कैसा आनंद महसूस होता था? संगीत जैसा। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिर पाव नहीं मचाते, जब कभी मचाते भी तो उनके रिकॉर्ड बनने लगते हैं। कितनी दफा समझाया कि वहां मत खेला करो, यानी उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? पाबंदी। गालियां सीखने के अलावा क्या है? किसी को बोलने का शऊर तो है, चाहे जैसे वे बोलते हैं ना स्वीटी करे, सब कुछ है। बच्चे भी खेलते हैं आंगन में, लेकिन उनको भी स्वतंत्रता नहीं है। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया है, बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसी के आंगन में खेलेंगे? ये कौन सोच रही है? सीता। सीता सोच रही है कि अगर बच्चे घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? दूसरे के आंगन में। बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं चाहते। अपने बच्चे ही प्यार लगते हैं, उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चुमेंगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही उहकाई सी आने लगती है। यानी बड़ा भाई और छोटा भाई दूसरे के बच्चों को देखने में क्या होती है? कहने का अर्थ हुआ कि उनसे नफरत करने लगते हैं लोग। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखों से सब कुछ बता देती है। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर अंकित रहता है। करे कि जिस तरह अगर देखा जाए खाना खाते वक्त, मान लीजिए खीर पूरी खा रहे हैं, खाना खाते वक्त कोई कुत्ता कहीं नाली में से आ रहा है तो उस समय क्या होगा? मन में घृणा हो जाएगा। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वो कौन है? कहने के तो इनकी माँ ही हो। अब इसको अपने बारे में कुछ सोचती है और कहती है कि मैं अगर अपने आप से प्रश्न करता हूं मैं इनकी कौन हूं, तो उत्तर मिलता है कि मैं इनकी क्या हूं? माँ। लेकिन माँ और बेटों के बीच में जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? करे कि माँ और बेटे के बीच में जो आत्मीयता, यानी जो क्या हूं? माँ हूं, लेकिन माँ और बेटे के बीच में जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? कोई घड़ी भर के लिए पास नहीं बैठता, यानी हाल चाल तक नहीं पूछता है, सिर्फ खाना खिला देता है, वो अपने रास्ते, ये लोग अपने रास्ते। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, क्या पढ़िए, इन्हें क्या पूछे, दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कौन है? क्या ये कौन सोच रही है? कौन सोच रही है? सीता। लेकिन ये दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी का है। करे कि ऐसा नहीं है कि दोनों वक्त का रोटी जो मिलता है खुशी खुशी हमको मिल जाता है, हम क्या कर लेते हैं? खा लेती है, लेकिन ये भी नहीं है। गले आ पड़ा है फर्ज। किसका फर्ज?
एक माँ और बेटे, बेटे का जो फर्ज होता है माँ का हिफाजत करना, वही अपना ये फर्ज निभा रहे हैं सिर्फ रोटी देकर। यह तो अन्यथा उन दिनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च नहीं उठा सकता, चाहिए ही क्या मुझे, रोटी ये खाते हैं रोटी मैं भी खाती हूँ। ये सोच रही है कि रोटी आखिर ये लोग भी खाते हैं और रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसा ही निकल आता है। और एक मान लीजिए परिवार में 5-7 आदमी है, तो ऐसा है कि एक आदमी का खाना ऐसा ही बच जाता है। नित्य नए पकवान मांगो वह बात भी नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि रोज प्रतिदिन मैं चाहती हूँ कि अच्छा अच्छा पकवान बने, ऐसा भी नहीं है। वे रूखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी चाहती हूँ। करे कि वे और रूखी खाते हैं तो मैं भी रूखी खाती हूँ, उनसे नहीं कहती हूँ कि मुझे अच्छा पकवान दो और तुम रूखी खाओ। लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डाले तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन वे अच्छे पकवान खाए और हमें रूखी सूखी दे तब भी मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। कौन बोल रही है? बोलते ही ताने की बौछार तैयार है। और कोई ऐसी बात ये कह देती तो इन लोगों को क्या मिलता था? किसको? सीता को क्या मिलता था? ताना मिलता था। और कहती थी कि हाँ हम तो भेदभाव रखते हैं, हम तो चिकनी चुपड़ी पोषाती नहीं, गरीब आदमी है, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपका 56 भोग खिला सके उसके पास चले जाए, चले जाओ। कौन कर रही है? सीता की बहुएं कहती थी। और मान लीजिए खाना में कब कह देती कि ये नहीं वो चाहिए, तो कहती थी हम लोग गरीब है, अब तुम अपना दूसरा बेटे के पास में जाओ। देखिए कितने दिन रोटी खिलाते हैं, भी अमीर है, अपने घर के होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली है, हमारी तो हमारी ही भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़का कैलाश सुबह चाय पीते समय नारायण और बीजू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का शुरुआत। सीता का जो बड़ा लड़का था उसका नाम क्या था? कैलाश। बुलाया कैलाश सुबह चाय पीते समय। किसको बुलाया था? इसका 2 भाई और था। बड़ा लड़का मान लीजिए नारायण और उसका भाई कैलाश, हाँ कैलाश, और मंझला जो था उसका नाम था नारायण, और जो सबसे छोटा था उसका नाम था बीजू। किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? कैलाश ने। कैलाश ने बुलाया किसको? नारायण और बीजू को, और कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा। किसने कहा? कैलाश ने कहा कि मैंने सिर्फ माँ का ठेका नहीं लिया है कि मैं उसको खिलाता रहूं, तुम लोग ऐश करते रहो। तुम लोगों को तो भी कोई फर्ज होगा। ये कौन कर रहा है? कैलाश कर रहा है कि तुम लोग भी तो उसके बेटे हो, तुम लोग का भी फर्ज है। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया है? अरे बंटवारा भी किया तो हम तीनों भाई का बराबर हिस्सा है, तो इसलिए जितना फर्ज मेरा है उतना ही फर्ज तुम्हारा है। तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? उसकी बात सुनकर नारायण बोला आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। कौन बोला? मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता? कैलाश के भीतर क्रोध का भवंडर उठ रहा था। यानी जब ये कहा कि जा आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग क्या कर देंगे, तो इस बात सुना, कौन सुना? कैलाश। तो अंदर ही अंदर वो क्रोधित हो गया और बीजू चुप रहा। बीजू कौन था? सबसे छोटा लड़का सीता का। वो बेचारा क्या था? चुपचाप सुन रहा था दोनों की बात। किन दोनों के बात?
कैलाश और नारायण के बाद। वो हमेशा चुप रहता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या क्या करता है। और सीता सीता कौन थे? इन तीनों लड़के के मां थे। वो और विक्षुब्ध सी देख रही थी, देखिए अब क्या होता है। एक माँ, 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी। कितना? एक माँ, 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी। यही इसी का झंझट है। माँ की संख्या 1 है और बेटों की संख्या 3 और रोटी की 2 वक्त की रोटी है, शाम और सुबह। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ। एक माँ 3 बेटे रोटी। और फिर वहां से घूमते घूमते माँ भरा गई। बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। बेटे और माँ, इन दोनों का रिश्ता में सबसे बड़ा बोझ हो गया रोटी। महत्वपूर्ण कौन हुआ? रोटी। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गुफान में डालकर फेंक गए पत्थर की माने। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक की सामर्थ्य की बात नहीं रही। यानी तीनों लड़के में इतनी औकात नहीं रही कि कोई अपनी माँ को अपने पास रख के उसको 2 वक्त की रोटी दे सके। यानी तीनों से नहीं संभल पा रहा था। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1-1 महीना अपने साथ रखेंगे। फैसला क्या लिया गया? माँ को तीनों बारी बारी से 1-1 माँ रखेंगे माँ को। करे सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह ना पूछा कि यह फैसला उससे मंजूर है या नहीं। उससे यह भी नहीं पूछा गया कि तुमको ये फैसला मंजूर है या नहीं। उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसने निश्वास छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, यदि आज वे होते तो तमाशा देखते तो क्या कहते। उसने यह सब कुछ सहन हो पाता। वे तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, थप्पड़ या लात मारकर ऊपर से कहते क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या? अभी तो इतनी सामर्थ है कि तुम जैसे विषय भिखारी की रोटी डाल सकता हूँ। किसके बारे में सोचती है? अपनी पति के बारे में सोचती है। कहती है कि अगर वे जिंदा होते तो ऐसा मौका नहीं आता। एक लंबा करे कि अगर वे जिंदा होते, अगर वे जिंदा होते तो इन सब का जवाब वो दे देते। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे। किस दिन के बारे में बात हो रहा है? फागुन के दिन। 3-4 दिनों बाद होली थी। कितने दिन बाद? 3-4 दिन बाद। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। इसका शुरुआत कब से करना था? होली के बाद से। नाहर सिंह जी वाले दिन अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे। किस दिन के बाद में? और 3-4 दिनों के बाद होली थी। कितना दिन के बाद? यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। यानी फैसला लिया गया कि जब होली आ जाएगा तो होली से माँ किसी के यहाँ 1 माह के लिए रहेगी, उसके बाद में फिर दूसरे के यहाँ। नाहर सिंह वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निकलते समय लगता है कि कौर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी अनमनी में और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया और भूनती हुई दाल देकर उसे लगा कि वह भूनी जा रही है। उस दिन किसकी पत्नी? कैलाश की पत्नी। वह क्या कर रही थी? दाल का हलवा बना रही थी और वह भूनती जा रही थी या गुस्सा करती जा रही थी। बच्चों उसको कहने लगे दादी माँ दादी माँ। माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में
खाया करेंगे। बच्चे जो थे उनको पता लग गया था, तो वो पूछ रहे हैं कि दादी माँ कहती थी कल से आप किसके यहाँ, नारायण चाचा के घर जाकर खाना खाएंगे। दादी माँ सचमुच वही खाना खाएंगे क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली। कैलाश की पत्नी का नाम वो क्या बोली? दाल का हलवा आपने के लिए बनाया है, खूब भर पेट खा लेना। कौन बोले? कैलाश की पत्नी। किस चीज का हलवा? वो सोचने लगे कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के बाद बैठने के बाद पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2-4 कौर ज्यादा और नहीं था 4 कौर और कम। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी जवान की है। वो सोच रही है कि आज के बाद मैं अब फिर दूसरे बेटे के यहाँ जाऊंगी। कल नारायण के हिस्से में खाना पीना फिर यहाँ के पानी से भी ज्यादा नहीं रहेगा क्या? बच्चे के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं, यह बात नहीं हो सकती है। वह सोचने लगी कि आज यहाँ तो कल वहाँ, इसी तरह मैं चक्कर काटती रहूं। कितने बेटों के बीच? 3 बेटों के बीच। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद में तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। कराए कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे। इसी तरह इसका जीवन लुढ़कते लुढ़कते बीत रहा था। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से मृत्यु के हिस्से में। कैलाश के हिस्से से नारायण के और नारायण के हिस्से से मृत्यु के हिस्से में। हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाइएगा, हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? एक और कहते थे बच्चे। वो उदासी हो जाती थी, आंखों में आंसू आ जाता था, क्योंकि उसकी जो दुर्गति थी वो खराब होती जा रही थी और सोचने लगती थी। इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती है। ये कौन सोच रही है? और 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीनों के लिए ऑफर डले, यह सोचते हैं। शाम होते ही बच्चे सरवारियों के पाटे पर खेलते हैं, जो कभी कभी माई माई रोटी दे दे, माई माई रोटी दे दे। यानी एक बच्चा उसमें क्या बन जाता है? नौकर बन जाता है, भिखारी। और कुछ बच्चे लाइन में बैठ जाते हैं, जा जाकर वो कहता है कि माई माई मुझे क्या दे दे? रोटी दे दे। वाला खेल खेलते उसे माई महसूस होता है कि आज भी 100% सत्य है यह कहानी। बच्चों में से एक जना भिखारी बनकर बारिश से दूसरे के पास में जाकर एक ही बात कहता है कि माई माई रोटी दे दे। उसे उत्तर मिलता था, यह घर छोड़ दूसरा घर जा। यह घर छोड़ दे, फिर किस घर में जा? दूसरा घर में। किसकी स्थिति हो गई थी? सीता की। बेटों की संख्या 3। तो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे। पहले कैलाश के घर, कैलाश से नारायण के घर, नारायण से बेटों के घर में घूमती रहती थी। वह सोचती थी बिल्कुल एक स्थिति है मेरी, मैं इस भिखारी जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई यह घर छोड़ दे, दूसरे घर जा। और मैं रवाना हो जाती थी आगे वाले घर के लिए। वहां भी महीना पूरा होते ही वो आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यानी महीना पूरा होते ही ये घर छोड़ दूसरे घर जा। कि यह घर छोड़कर दूसरे घर और दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गया? 5 वर्ष। और ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहा है। करे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कैलाश से नारायण, नारायण से वीरू के घर जाते जाते 5 वर्ष बीत गए। कितना वर्ष? 5 वर्ष। और एक वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहा है। 5 वर्षों में 25 दफे झगड़ा हुए हैं।
कितने दफा? 25 बार झगड़ा हुआ है। बीजू के हिस्से में थी नारायण की पत्नी भौरी। नारायण की पत्नी का नाम ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी थी। किसके जन्मदिन पर? लड़के के। भौरी का जो लड़का था उसका जन्मदिन था, उसी के उपलक्ष्य में कटोरी में भरकर रसमलाई भेजी थी सीता के लिए। रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? हल्ला। बीजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? किसके यहाँ भेजी थी? बीजू के यहाँ। और उसकी पत्नी का नाम पुष्पा। तुम्हारे हिस्से में थी तो ये रूखी रोटियां खिलाई है उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी रईसी मेरे हिस्से में थी तो तुम अपना यह माल अपने पास रखना, हमारी जैसी समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। सीता को फिर याद आया, यह पहला झगड़ा था। दूसरा याद आया उन दिनों जब वो नारायण के हिस्से में थी। किसके हिस्से में? राधा को बुखार आ गया था। किसको बुखार आया? कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई थी। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भौरी और राधा के बीच में झगड़ा हुआ। किसके बीच में? राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे हैं तब सास जी वही थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भौरी ने जौहर में बुझा तीर छोड़ दिया। क्या कहे कि यारे दादा पूछ लिया तुमसे और उन दोनों से, उनसे क्या पूछना, वे गुलामी करती फिरती है। क्या करती फिरती है? और किस पर ताना मारा गया? सीता पर। किस पर? सीता पर। मेरे हिस्से में गुलामी करवाई वो तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। उसकी आंखें भर आई, उसकी लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है। ये हमेशा लड़ती है, लड़ाई नहीं की और कांटों में घसीटती है मुझे। ये कौन सोचती है? सीता। करेगी कि अपने में लड़ाई करती है और मुझे क्या करती है? उसी में घसीट देती है। और मरना तो मेरे हाथ में भी नहीं है, हाथ में हो तो यही कर दिखाऊंगा। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी ही लेनी पड़ेगी। सीता यही सोच कर रुआसी हो जाती थी और आंख से आंसू आने लगते थे। यानी ये झगड़ा वाला बात जब भी उसको याद आ जाता था तो वो क्या हो जाती थी? रुआसी हो जाती थी और रोने लगते थे। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। क्या अनंत नहीं है? यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है। यहाँ सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने का तो यह घर अपना है, यह घर गली के लोग की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन कहने का अर्थ हुआ कि घर का जो सब कुछ अच्छा है, दिखाई बाहर से खूब अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर इस घर में क्या होता है दूसरे को मालूम नहीं है। सीता अंदर ही अंदर क्या महसूस करती है? अपने को घुटन महसूस करती है। यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। एक पेट के लिए इतने झंझट। किस पेट का बात हो रहा है? सीता के पेट का। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते के भी रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। ये सोचती है कि जब खाना जब अधिक हो जाता है तो गाय को डाल देते हैं, नहीं तो कुत्ता को डाल देते हैं, तो उस समय कुछ नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन मेरे खाने की बारी आती है तो ये लोग मुझ पर ताना मारते हैं। आज तो हद हो गई। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 हर महीना दिया करेंगे। अब देखिए, पहले कैलाश के घर से नारायण से बीजू, लेकिन 5 वर्ष के बाद फिर निर्णय बदलने लगे। अभी लोग कहने लगे कि इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, 50-50 रुपया दे देंगे, लोग अपना खाए, खाना बनाएगी खाएगी। और सबसे पहला कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपया हर महीना दिया करेंगे। माँ के लिए 150 रुपया काफी है। कितना रुपया? 150।
चाय तो हम पिलाते हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी वो अपना पकाएगी और खाएगी। नारायण ने कहा जैसा आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। यार तो बीजी भी चुप नहीं रहा। कौन? बीजू भी चुप नहीं रहा। और वह बोला इधर उधर लुढ़कने से अच्छा नहीं है, अपनी जगह पर ही पड़ी रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के 3 किलो के खेत उगाया। इधर उधर हिलते ही किले चुभते थी। सभी एतवाद बैठ रहे हैं। थोड़ी देर बाद किले ठुका स्वर शुरू हुआ। माँ को पूछ लेते तो अच्छा होता। यह बिरजू की आवाज। यानी अपने में ये भाग तीनों भाई क्या करते थे? फासला ले लेते थे, माँ से कहीं पूछते थे। लेकिन अब की बात जो बिरजू था वह कहा कि हम लोगों के जो यह बात है इसे माँ सहमत है कि नहीं, पहले माँ से पूछ लो। माँ आजकल किसी के बात के लिए ना ना नहीं कहते। उसकी वजह से कुछ भी हो, चाहे मूल बात तो अपने जचने की है। जब सीता ने यह सब सुना तो वह कुछ नहीं बोली। बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। वो बेचारी कुछ नहीं बोली और बारी बारी से तीनों बेटों को निहारने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मगर रोने की आवाज मुंह से बाहर नहीं निकली। यानी अंदर ही अंदर वह हृदय उसका अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था और उसके भीतर आंखों का समुद्र भर। सीता ने यह सुना तो वो कुछ नहीं बोली। बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। निर्णय लेने के बाद में वो बारी बारी से तीनों लड़कों को क्या करने लगे? निहारने लगे और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मगर रोने की आवाज मुंह से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था। उसके भीतर आंसू का समुद्र भर गया। किसके भीतर? अब उसको पूरा जिंदगी की बातें यादें आने लगी। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ। इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ। कहे कि ऐसा नहीं है कि ये लोग खाना दे देते रहे, मैं खा लेती हूँ और सो जाती हूँ। इसके बदले में काम करती हूँ, बर्तन भी साफ करती हूँ और बच्चों का देखभाल भी करती हूँ। कौन से हाथ घिसते हैं मेरे, लेकिन 50-50 रुपया इस काम की मजदूरी दे रहे हैं का। और सोच रही है कि मेरे तीनों लड़के कितना रुपया दे रहे हैं कर में? 50 रुपया। ये हमें मजदूरी दे रहे हैं क्या? जब मुझे मजदूरी नहीं करनी है तो कहीं भी कर लूंगी। दुनिया में काम की कौन सी कमी है? और सोच रही है कि जब आखिर मुझे मजदूरी करनी है तो इससे अच्छा है कि मैं दुनिया में और जाकर दूसरी जगह मजदूरी कर लूंगी, और नहीं तो किसी के घर बर्तन बड़ा भी साफ कर रोटी खा लूंगी। सवाल तो रोटी का ही है। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व पलों की गठरी बांध दी और अंधेरी ही अंधेरी घर से निकल गई। करे कि अगले दिन सुबह में ही अंधेरा था। वह घर से निकल गई और इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न उस धरती के आकाश के बीच में घुटन थी। यानी वो घर छोड़ दी और मोह माया को क्या कर दी? त्याग कर दी और वो घर से निकल गई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी चारों ओर खुली हवा थी। यानी वह घर से बाहर निकल गई बेफिक्र होकर, मोह माया सब छोड़कर, और वह फिर चली गई। ये कहानी इसी पर अंत होता है।